नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई क्लास लेके आए हैं सीडीपी की, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट की, यानी किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट की, तो हम सबसे पहले कारण ढूंढते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में कारण हो सकते हैं। तो शुरुआत से अगर हम देखें तो दो मुख्य कारण मेरे को समझ में आ रहे हैं जो कि बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है मदर फादर से जो आपको जीन्स एक बार मिल गए, जो आपको एक बार जीन्स मिल गए वो आपके स्थिर हो गए, बिल्कुल स्थिर आपके उसमें आ गए हैं। तो जब एक बार मदर फादर से जीन्स आपके पास आ गए, अब वो रोल प्ले करना शुरू करेंगे अपना। भाई मान लीजिए आप तीव्र बुद्धि बनते हैं, एवरेज माइंड बनते हैं या मंद बुद्धि होते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जेनेटिकली डिपेंड करेगा। आपकी हाइट ज्यादा होती है, कम होती है, तो ये भी आपके जीन्स पे ऊपर निर्भर करेगा। तो एक बार जब जीन्स हमारे स्थिर हो गए, हमारे पास आ गए, तो अब ऐसा क्या कारण है जो डेवलपमेंट में बच्चे की सहायता करेगा। तो पहला मुख्य कारण तो जीन्स हो गया, जो कि आपकी बॉडी में आ चुके हैं। अब दूसरा मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण जो सबसे प्रबल कारण है वो है एनवायरमेंट। हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब यहां पर हम ये बात नहीं कर रहे कि सॉइल, वाटर, ये नहीं। एनवायरमेंट बहुत सारे कारक हो सकते हैं। उसमें हमारा नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी अबायोटिक भी हो सकता है, और बायोटिक भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा समाज कैसा है, वो भी हमारा एक सामाजिक एनवायरनमेंट है। हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है, वो भी हमारा एक कल्चरल एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीजें भी उसमें एड ऑन हमें करनी पड़ेंगी। तो इन्हीं सब चीजों का आज ये एक टॉपिक है जो हम लेके आए हैं। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, एक एक करके सबको समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, दो कारक हो सकते हैं। एक तो कारक है हमारा इंटरनल फैक्टर यानी आंतरिक कारक, और एक दूसरा जो हमारा कारक है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाह्य कारक। तो अब आप खुद सोचिए इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा हमने बताया आपको, तो इंटरनल फैक्टर्स कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में, जैसे मेरा इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, मेरा माइंड हो गया, किस तरह की एबिलिटी मेरी लॉजिकल डेवलप हो चुकी है, कहीं ना कहीं हेरिडिटी से ये लिंक कर रहा है। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इनमें रटना नहीं होता है, हमें एक बार देखना होता है, फिर लॉजिकली क्वेश्चन को सोचना होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको सीटेट में पास होना है तो 50% तो आप अगर मेरी ये बात सुन लेते हैं तो पास हो जाएंगे। 50% हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। 50% पास होने के लिए एक सिंपल सी बात है, सीटेट में आपको क्या करना है, आपको एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए बेस्ट आंसर चुनना है। बेस्ट आंसर कैसे? जो अगर सारे नेगेटिव ऑप्शन लिखे हुए हैं तो लीस्ट नेगेटिव हो बच्चे के लिए, सारे पॉजिटिव ऑप्शन लिखे हुए हैं तो बेस्ट पॉजिटिव हो बच्चे के लिए, या फिर 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव ऑप्शन है तो आपका वो पॉजिटिव। आपको बच्चे के बारे में पॉजिटिव ही लिखना है वहां पर, ये आप मान के चलिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दोनों बच्चों को, एक मान लीजिए मंद बुद्धि बच्चा है, एक थोड़ा सा अच्छा बच्चा है, उनको हमें अलग अलग नहीं बैठाना है। इस तरह की कुछ बातें आएंगी, हमें दंड नहीं देना है, बच्चों के बारे में पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ये देखेंगे तो 50%, आज आप कोई भी पेपर मेरी इस बात पर अटेम्प्ट करके देख लीजिए, पॉजिटिव आंसर लगाइए या लीस्ट नेगेटिव आंसर लगाइए, आपकी मैं गारंटी लेता हूं आपके 50 से 60% क्वेश्चन सीडीपी के कहीं भी और पेडागोजी के गलत नहीं होने वाले। आज आप इस चीज को करके देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फैक्टर मैंने आपको बता दिए, कहीं ना कहीं हेरिडिटी से संबंधित है। तो देखिए, हेरिडिटी फैक्टर्स हो गए, जैसे कि हमारे जो वंशानुगत कारण हो गए, फिर उसके बाद हमारी बुद्धि हो गई, हमारी इंटेलिजेंस आ गई। इंटेलिजेंस के बाद क्या जाता है, बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट। उसका कारण क्या है, अगर इमोशनली बच्चा डेवलप नहीं हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ऐसी भावना रह जाएगी जो उसके डेवलपमेंट में बाधा बनेगी। यानी इमोशनली बच्चा बिल्कुल फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए
द बॉडी एंड ब्रेन ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी कंप्लीटली डेवलप्ड। बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है। तो ये जो कारक आए आपने इसमें देखा, ये सारे हमारे अंदरूनी कारक हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। यदि हम बात करें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन आएगा दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। 10 आसपास का वातावरण, 10 सराउंडिंग एनवायरमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसमें अबायोटिक, बायोटिक यानी जीवित और निर्जीव सारा वातावरण इसमें आ जाता है। जीवित में भी हम लोग, जानवर, ये सब भी होता है, प्लस जो हमारा कल्चर है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब भी हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। फिर देखिए आगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये बहुत कुछ निर्भर करती है बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई परिवार आर्थिक रूप से तंग होगा, इतना तंग होगा कि वो अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा होगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आएगी। उसके मुख्य कारण आप कैसे जान सकते हैं, यदि बच्चे की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही तो उसका मतलब उसे अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जब उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो प्रोटीन नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे, फैट्स नहीं मिल रहे प्रॉपरली, उसको जो डाइट चाहिए वो नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं उसके डाइट की वजह से उसके डेवलपमेंट में फर्क पड़ने वाला है, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं सही होगी, ये कन्फर्म है। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। सामाजिक कैसे, अब आप सोचिए सामाजिक स्थिति कैसे हो सकती है। देखिए सभी का जो समाज है वो अलग अलग होता है। यदि हम कहीं ऐसे अच्छे समाज में बैठे हैं जहां पर, आप किसी गांव में जाइए जहां पर सब लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, आप वहां जाके रहने लग जाइए तो आपका भी मन कर ही आएगा कि मैं भी कोई ना कोई तैयारी करूं। और कहीं आप ऐसी जगह जाके बैठने लग जाइए जहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, केवल चोरी चकारी की बात हो रही है या फिर लूटमार की बात हो रही है, और ये दिखाया जा रहा है आपको कि अरे कमा के होगा ही क्या, तो आपका भी कहीं ना कहीं माइंड सेटअप धीरे धीरे वहां ऐसा बनने लग जाएगा। तो इसलिए तो दोस्तों बोलते हैं कि हमेशा अच्छी संगति में बैठना चाहिए। संगति का बहुत ज्यादा फर्क हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और बालक के अपने जीवन के अनुभव, ये भी बहुत जरूरी है, इसको आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए आप छोटे थे, साइकिल चला रहे थे, दो लोग हैं, आप भाई ट्विंस हैं और साइकिल चला रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हो गया कि आप साइकिल से गिरे और आपको बहुत भयंकर चोट लग गई, और उस साइकिल से आपका अनुभव एकदम खराब हो गया। वही सेम दूसरा भाई या बहन है जिसका अनुभव बहुत अच्छा रहा, उसके कोई चोट नहीं लगी और वो चला रहा है, तो अब क्या होगा, दोनों के वो जो एक साइकिल की एक्टिविटी है वो डेवलपमेंट में दोनों के में अंतर आ गया। ये अंतर किस लिए आया, उसके अपने पर्सनल अनुभव से ही तो आया है। एक का अनुभव उसी चीज को लेकर खराब था, जबकि दूसरे का अनुभव उसी चीज को लेकर सही था। तो जो सही अनुभव वाला था उसने तो साइकिल सीख ली, लेकिन जो खराब अनुभव वाला था हो सकता है वो लेट सीखे या सीखे ही ना। तो ये भी एक बच्चे की जो अपने एक्सपीरियंस है बहुत महत्वपूर्ण है। वो बच्चा सामने वाली चीज को क्या सीख रहा है, किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है, वो देखने लायक चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। देखिए इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमने बाल विकास पढ़ा, वहीं आप मेरी पिछली क्लास में जाके भी देख सकते हैं, बाल विकास का बहुत अच्छा हमने टॉपिक आपको समझाया था, वहां से आप लिंक कर सकते हैं कि बाल विकास होता क्या है, वहीं से प्रिंसिपल पता चल जाएंगे आपको। ये सब लोग 8 प्रिंसिपल, 10 प्रिंसिपल, 12 प्रिंसिपल लिख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आपने यदि प्रिंसिपल की जड़ पकड़ ली तो आपको ये, यानी डेवलपमेंट की जड़ पकड़ ली तो आपको ये प्रिंसिपल्स केवल ये देखने की होता क्या है, रटने की कभी आवश्यकता नहीं है। हमारा पहला फोकस यही रहता है कि बच्चे को रटाया ना जाए, समझाया जाए। एक बार समझ में आता है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, वरना रटने के लिए तो छोटा सा दिमाग है, इतना सारा कोर्स है, कहाँ तक रटोगे बताइए। तो रटने से कोई काम नहीं होने वाला आपका। तो चलिए सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो चल कैसे रहा है। तो मैंने आपको बताया, दो बताए थे कि भाई जो शारीरिक वृद्धि है वो कैसे चलती है। मैंने आपको 2 सिद्धांत दिए थे, एक सिफेलोकॉर्डल का दिया था कि भाई जो है फ्रॉम हमारे हेड से लेकर टो तक चलता है, और एक मैंने आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल दिया था कि अंदर से लेकर बाहर तक चलता है। आप वीडियो में एक बार जाके लिंक दे दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं।
तो ये सिद्धांत अगर आपको पता चल गए तो फिजिकल ग्रोथ के सिद्धांत तो आपको पता चल गए। ठीक है, फिर हमने एक और बताया था कि जनरल से स्पेसिफिक क्या होता है। मैंने आपको एक वो भी बताया था कि भाई आप पहले जैसे साइकिल चला रहे हैं या फिर आप मान लीजिए बॉलिंग कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स पे वर्क करते हैं। बड़ी मसल्स पे वर्क करने के बाद फिर आप कटर भी मारने लग जाते हैं, स्पिन भी करने लग जाते हैं फास्ट बॉलिंग में, फिर आप अपनी छोटी मसल्स पे वर्क करते हैं। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। तो कहीं ना कहीं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। तो आप केवल इतना सोचिए कि डेवलपमेंट है क्या, तो आपको खुद ब खुद हमारी वीडियो देख के आइडिया लगने लग जाएंगे कि वो चल कैसे रहा होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतर विकास का सिद्धांत। ये मैंने आपको बता दिया था, फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब, मैंने पहली लाइन बोली थी, आपको लिखवाया भी था, फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब चलता है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया कि गर्भ धारण के समय पे शुरू होगा और लगातार कंटिन्यूअस चलता रहेगा, यानी सतत रूप से चलता रहेगा, निरंतर विकास रहेगा। कब तक? जब तक हम मर नहीं जाएंगे, जब तक कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं उस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये तो आपके लिए बहुत चुटकियों का काम है, इसको आप बड़े आराम से समझ लोगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस, फिर ये दोनों डेवलपमेंट की डायरेक्शन आ गई, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये हम आपको डायरेक्शंस बता चुके हैं दोस्तों कि विकास दिशा का सिद्धांत, इसकी विकास की दिशा एक निश्चित है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे के हाथ बन जाएंगे फिर वो अंदर से या चलना शुरू होगा, या पहले बच्चा उंगली कंट्रोल करेगा उसके बाद ये बड़ी मसल्स कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं होता किसी भी बच्चे के साथ। पहले बड़ी मसल्स कंट्रोल होती हैं, उसी के बाद वो स्पेसिफिक फंक्शंस या स्पेसिफिक वर्क कर सकेगा। तो ये हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए क्या है, मान लीजिए व्यक्तिगत विभिन्नता, दो लोग हैं, दो जुड़वा बच्चे भी हैं, भिन्नताएं उनमें भी हो सकती हैं। क्यों? मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे, सब कुछ सही है एकदम ठीक है, और सारी चीज हेरिडिटी भी बिल्कुल सेम है, उनकी जो जीन्स है वो भी सब सेम है, लेकिन जब वो बाहर आए बच्चे, जब उनका जन्म हुआ, जब वो इस दुनिया में आए, तब उनका एनवायरमेंट हो सकता है अलग अलग हो जाए। मैंने आपको बताया ना, एक बच्चा अलग संगति में चला जाए, आप उसको अमेरिका भेज दीजिए, एक बच्चे को इंडिया में रखिए, 2-3 साल बाद जब वो आएगा तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग अलग होगा। जो अमेरिका बच्चा चला गया था वो इंग्लिश बोल रहा होगा, और जो यहाँ बच्चा रहा अगर उसे हिंदी का, मातृभाषा हिंदी का एनवायरमेंट मिला तो वो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा होगा और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया कि सेम जीन्स, सब कुछ सेम, लेकिन डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट से एग्जाम्पल लिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अलग अलग डेवलपमेंट के जो विभिन्न हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी लोग अलग अलग, सभी लोग डिफरेंट हैं और उनका जो वो है वो डिफरेंट होता है डेवलपमेंट। यहां पर आप पॉइंट नोट कर लीजिए, रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी मैं इस पे आऊंगा, ये पूरी आपको बात समझाई जाएगी। पहले आप ध्यान रख लीजिए कि दो लोगों में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से चलता है। चलिए बात करते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं, हमारी वीडियो में पहले भी है कि डेवलपमेंट का एक ऑर्डर है। डेवलपमेंट का ऑर्डर क्या है कि ये जो चलेगा कैसे चलेगा, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल, पहले आप जनरल चीजें करना सीखोगे और फिर स्पेसिफिक। अब दुनिया का हर एक बच्चा, ये प्रिंसिपल्स हैं तो शायद अमेरिका में भी यही फॉलो होते होंगे, इंडिया में भी यही फॉलो होते होंगे, हर जगह यही फॉलो होते होंगे। तो दुनिया का हर एक बच्चा क्या होगा, सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स यानी स्पेसिफिकली बड़ी मसल्स या जनरल वर्क करना चाहेगा, और फिर उसके बाद वो उससे बड़ी मसल्स का छोटी मसल्स या स्पेसिफिक वर्क करेगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी कहीं का भी बच्चा हो और ये काम यही करेगा। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ, आपको समझ में आ गया होगा, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में वॉर्म टू टॉर्म चलता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस, वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कोई भी दो लोगों में जो डेवलपमेंट है वो समान नहीं हो सकता। दो छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, जरूरी नहीं है दोनों के दांत सेम टाइम पे निकले, ऐसा हो सकता है कि एक के 2 हफ्ते पहले निकल गए हों
और 1 के 2 हफ्ते बाद निकले। तो अब आपके हिसाब से तो आप तो कह दिया जी नहीं अब 6 महीने 7 महीने का हो गया, दांत निकलने चाहिए थे, आज ही निकलने चाहिए, आज ये तारीख है, इतना दिन का हो गया बच्चा दांत निकल जाए। ऐसा नहीं है, किसी के लेट निकलते हैं, किसी के जल्दी निकलते हैं, कोई लेट चलना सीखता है, कोई जल्दी चलना सीखता है। तो ये सारे हम इसमें बोल सकते हैं बातें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब यहां पर बहुत ये हो गया हमारा ऑर्डरली डेवलपमेंट भी हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, चाहे हमारा रेट अलग अलग हो यानी हमारा पैटर्न सेम रहेगा, रेट कितना भी अलग अलग हो सकता है कि बच्चे के दांत पहले निकले, किसी बच्चे के, मैं मान लो 2 बच्चे ले लेता हूं, चलिए ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, मैंने यहाँ 2 बच्चे ले लिए दोस्तों, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। हो सकता है इसके दांत जल्दी निकल जाएं, ठीक है, हो सकता है इसके दांत जो है वो जल्दी निकल जाएं, इसके दांत थोड़ा लेट निकलें, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो ये तो इनका इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, लेकिन यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या हो गया इन दोनों को देखें तो यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि ऐसे समझिए पहले ये रेंगना सीखेंगे फिर चलना सीखेंगे, ये पूरे वर्ल्ड में यही होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पहले चलना सीख जाए बाद में रेंगे, ठीक है, या पहले ये बच्चे पहले बैबलिंग बाबा बाबा करना सीखेंगे और उसके बाद बोलना सीखेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट बाद में होगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इन दोनों में या इन और बच्चों में कि जिसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले हो जाए और बैबलिंग बाद में हो। यानी आप ये समझिए पैटर्न जो है ग्रोथ का, अगर मान लीजिए ग्रोथ का पैटर्न कुछ इस तरह से है तो वो पहले ही होगा। यानी पहले अगर नेचर में लिखा है कि बच्चा पहले ये वाला काम करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, तो उसी ऑर्डर में हर एक बच्चा चलेगा। तो अब आपको इसमें और इसमें समझ में आ गया होगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब लोग इसी में कंफ्यूज करे हुए भी हैं और हुए हुए भी हैं, तो हम नहीं होंगे। एक तो इंडिविजुअल डिफरेंस, और इसको एग्जाम्पल से समझो। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है, आप सोचो कि दांत निकलने का समय दोनों का अलग अलग हो सकता है, एक बच्चे के दांत जल्दी निकल सकते हैं या एक बच्चा जल्दी चल सकता है, एक बच्चा लेट चल सकता है, ये तो उनका इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, तो जो चलने का जो पैटर्न है वो सोचो, पहले घुटनों के बल चलना, फिर रेंगना और फिर खड़े होना, फिर उसके बाद चलना, तो पैटर्न तो सबका यही है और यही रहेगा, इस पूरी दुनिया में पैटर्न यही रहने वाला है, इसलिए हमने बोला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता एवं अधिगम के बीच अंतर क्रिया का सिद्धांत। तो देखिए इसमें क्या है कि जो मैच्योरेशन है और लर्निंग है, बच्चा एक साथ सीखता रहता है, यानी मैच्योर भी हो रहा है बच्चा और अपने ही मैच्योरिटी के साथ जो उसके अनुभव हैं प्लस जो अधिगम है उनसे वो बच्चा सीखता जा रहा है, वो बच्चा सीखता जा रहा है। जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, अब वो किसी चीज को छू देता है, गर्म चीज है, ठीक है, तो अब उसने अपने अनुभव से एक चीज सीखी कि भाई ये जो केटल है गर्म हो सकती है और मैं इसको छूऊं ना, तो उसने एक लर्निंग में अपनी एक चीज बढ़ा ली कि ये चीज चाहे उसमें अब पानी ठंडा है लेकिन वो उसको बच के छुएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन दोनों के बीच का इंटर रिलेशन रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनको आप, इन दोनों का इंटरेक्शन भी रह सकता है कि ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। आप ये समझिए कि मैच्योरेशन और लर्निंग आपस में दोनों बातें करते रहते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं जी, मैच्योरेशन लर्निंग से क्या कह रहा है? मैच्योरेशन लर्निंग से कह रहा है देख मैं आज इतना मैच्योर हो गया हूं, अब ये सीखना है। लर्निंग क्या कह रहा है कि भाई अच्छा तू इतना मैच्योर हो गया है, चल मैं अब अपना जो रेट है सीखने का वो मैं बढ़ा देता हूं। तो ये इनकी आपस में बातें हैं। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि मैच्योरेशन और लर्निंग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे का मान लीजिए विकास बढ़ रहा है, ब्रेन बढ़ रहा है, तो ब्रेन बढ़ रहा है तो वो बच्चा कह रहा है कि भैया अब a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला सीख, मैंने इतनी एबिलिटी तेरी बना ली है। और लर्निंग क्या बोल रही है, a+b का फार्मूला क्या, मैं a+b का होल क्यूब भी सीख लूंगी क्योंकि तेरी इतनी एबिलिटी बन गई है। तो ये इनका इंटरेक्शन है आपस में। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, ये मैं आपको
अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि जो एरिया ऑफ डेवलपमेंट्स हैं, जितने सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपका सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब के सब इंटर रिलेटेड हैं। मैंने आपको बता चुका हूं, यदि कोई बच्चा जिसका विजन खराब है या जिसकी सुनने की शक्ति खराब है, वो उसको अधिगम में दिक्कतें आएंगी, वो लेट, उसकी लर्निंग लेट होगी, वो लेट, उसका सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट होगा, उसका हो सकता है मॉरल डेवलपमेंट भी लेट हो, सोशल डेवलपमेंट भी लेट हो। ये एग्जांपल भी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूं, लिंक शेयर कर देंगे, एक बार आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे हमारी कहानी आगे, पूरी कहानी इसी पे चलेगी, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। आगे के चैप्टर की कहानी इसी पे चलनी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुगत व वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत, यानी इनका आपस में क्या इंटर रिलेशन है, एनवायरमेंट और हेरिडिटी का। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, हम समझते हैं हेरिडिटी क्या है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? पेरेंट्स के द्वारा जो जीन्स हमें प्राप्त हुए वो हेरिडिटी है। पेरेंट्स के द्वारा जो जेनेटिकली हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, हम लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, अच्छी बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के, मंद बुद्धि के, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेरिडिटी हो गई, जो एक बार जो एकदम स्टेबल हो गई, स्थिर है। अब आगे क्या होगा जब हम इस दुनिया में जन्म ले गए? अब बात करते हैं एनवायरमेंट की, कि अब इसमें एनवायरमेंट और जोड़ो जी। एनवायरमेंट नहीं जोड़ोगे तो क्या होगा? एनवायरमेंट नहीं जोड़ोगे तो फिर ये हेरिडिटी ही रह जाएगी डेवलपमेंट में। तो जो पेरेंट्स ने दे दिया बस वही था, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ने अगर मान लो आपको इतना अच्छा IQ नहीं दिया, आप तब भी टीचर बन सकते हो। क्यों बन सकते हो? अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहोगे, अच्छे लोगों में रहोगे, अच्छी कोचिंग करोगे, तो 100% एनवायरमेंट अच्छा कर लिया ना आपने अपना, तो योगदान तो इसका भी है। और मैं ये कदापि नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा कि दोनों का रोल 50-50% है, इस बात को बिल्कुल काट देना। अभी दोनों का रोल 50-50% नहीं है, कोई भी ये रोल डिफाइन नहीं कर सकता, कोई भी इनके योग के बारे में नहीं बता सकता कि भाई इनका जोड़ कितना होगा, क्या ये जुड़ेंगे। ये केवल डिपेंडेंट हैं, ये यौगिक हैं, ये जुड़ने वाले हैं, ये भी नहीं बता सकते हम, ठीक है। और क्या इनका योगदान, मान लो मेरे पास आज 100 रुपए हैं, तो 50 रुपए हेरिडिटी की वजह से आए और 50 रुपए मेरे पास एनवायरमेंट की वजह से आए, ये भी नहीं कह सकता। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60-40 आए? ये भी, ऐसा कोई भी वो नहीं है। बस हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में जो है अंतर क्रिया करते हैं, डिपेंडेंट हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो टोटली इन पे डिपेंडेंट है। तो कहीं भी ऐसे शब्द आए तो बिल्कुल नकार दीजिएगा और ढंग से क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं डिपेंडेंट है, वहां आ जाता है 50-50% और पहला ही ऑप्शन टिक करके आते हैं। हमने भी क्वेश्चन डाला है, आधे ज्यादा तुम टिक करोगे, देखना आगे चल के कि हाँ जी 50-50%। सर जी आपने पढ़ाया था, पता नहीं किस किसने पढ़ा रखा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, पहली बात समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आया प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। अब देखो बच्चों, यूनिक डेवलपमेंट क्या है? ये यूनिक डेवलपमेंट किस तरह से चलेगा आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यूनिक वर्ड मैंने आपको बताया ना, सारे डेवलपमेंट वही हैं, एक ही तरह से। आप वही एग्जांपल देके बच्चे का पहले घिसटना, घुटने के बल चलना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, इससे मैं सारे प्रिंसिपल समझा सकता हूं, सारे A to Z। इसी एग्जांपल से मैं सारे प्रिंसिपल समझा दूंगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल सारे हैं भी ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा रह गया, चलो इस पे भी आ जाएंगे, स्पाइरल और नॉट लीनियर पे। पहले इसको देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। तो हमेशा डेवलपमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब हो गया कि देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जो बच्चा पहले खड़ा, यानी पहले घिसटेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो खड़ा होगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो ये एक यूनिकनेस है कि भाई यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही यूनिकनेस है कि पहले ये, पहले ये, पहले ये। तो अब चलने की और कोई क्रिया नहीं हो सकती, ये हमारी यूनिक है, एक ही क्रिया है, यूनिक डेवलपमेंट। तो हमेशा डेवलपमेंट जो रहेगा हमारा, उसका नेचर कैसा रहेगा? यूनिक। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। तो देखिए, स्पाइरल से आप पहले जानो क्या होता है। स्पाइरल का मतलब
आपने देखा होगा स्प्रिंग शेप होती है इस तरह से। तो इस तरह की शेप हमारी स्पाइरल शेप कहलाती है, और सीधी ये हो गई हमारी लीनियर यानी एक रेखा। तो कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अगर मैं डेवलपमेंट बोलूं तो क्या डेवलपमेंट ये है, यानी जो मेरा जो बाल विकास यानी बच्चे का जो बाल विकास है, क्या वो ये फॉलो करेगा या ये फॉलो करेगा, उसका रीजन दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक लीनियर को तो फॉलो करने का चांस कम मानता हूं मैं। क्यों मानता हूं ये बताइए सबसे पहले कि भाई लीनियर क्यों नहीं फॉलो कर रहा। क्योंकि लीनियर से क्या होता है, एक तो एक सीधी रेखा में आप कभी भी डेवलपमेंट को नहीं डाल सकते कि हमेशा लगातार बढ़े जा रहा है। ठीक है, इस तरह से मान लो ये रेखा ऐसे भी हो सकती थी कि पठार आ गया, ये आ गया, नीचे आ गया, इस तरह से स्लो तेज। लेकिन ये भी हम इस ग्राफ को भी हम सही नहीं बताएंगे कि भाई आप ये देखो विकास का दर बढ़ा, विकास का दर कांस्टेंट है, विकास का दर बढ़ा, ठीक है, फिर विकास का दर कांस्टेंट है, विकास घट रहा है। इस तरह का भी तो हमारा ग्राफ हो सकता था। ये भी तो स्ट्रेट लाइन्स ही हैं, लेकिन इस तरह का भी ग्राफ हम नहीं बताएंगे, नहीं लीनियर नहीं होगा, स्पाइरल शेप का डेवलपमेंट होगा। ये बात दी गई कि स्पाइरल शेप होगा। स्पाइरल शेप का मतलब है कि बच्चे का जो विकास है वो कभी तो एकदम तेज होगा, ठीक है, कभी वो मंदा हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं जब बच्चा 0 से 1 साल का होता है तो उसका जो वेट होता है, वेट की वृद्धि वो बहुत तेज होती है। यानी अगर मैं देखूं तो अब देखो वेट बढ़ना तो ऊपर की तरफ है, यहां पर देखो इसको ध्यान से समझो, तो वेट जो है वो बढ़ना तो ऊपर की तरफ है, जाना तो ये लीनियर ही है, लेकिन जो है वेट वो ऐसे स्पाइरल शेप में होके जाएगा। स्पाइरल शेप का मतलब है कभी तो ये यानी स्प्रिंग इस तरह से ऐसे ऊपर जा रहा है, जा तो ऊपर ही रहा है, लेकिन वो कभी आगे की तरफ यानी वृद्धि, कभी फिर पीछे की तरफ थोड़ी कम वृद्धि, कभी फिर तेज वृद्धि, कभी कम। तो ये हमारी एज के साथ ये चीजें चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मान लीजिए हम वेट की बात करें तो अमूमन क्या होता है, बच्चा जो है 1 साल का होता है वो 10 किलोग्राम तक का हो जाता है। लेकिन जब 1 से 2 साल के बच्चे की बात करें या 1 से, तो जो 0 से 4 केजी से जब बच्चा बढ़ा या 3.5 केजी से जब 0 से था 3 केजी का था, तो एक ही साल में 7 केजी बढ़ गया। लेकिन अगर आप 2 साल का बच्चा देखेंगे ज़्यादातर, तो उसमें इतना तीव्र विकास नहीं होता। तो वो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि शुरुआत में तो विकास बहुत तेज रहा, फिर विकास जो है स्लो हुआ यानी बैक हुआ। बैक का मतलब कि विकास जो है वो थोड़ा कम हुआ, फिर तेजी से आगे बढ़ा, फिर कम हुआ। तो इस तरह का कोई शेप हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ लोग केवल यही ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी तो स्पाइरल शेप ही है। तो विकास कुछ इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है विकास बढ़ा फिर घटा। तो ये बहुत सारी विकास को स्पाइरल शेप दर्शाने की बहुत सारी हमारे बीच में वो हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता, ये केवल स्पाइरल शेप का ही होगा। चलिए अब हमारा ये रह जाता है, तो देखिए हमें समझ में आ गया होगा, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो ये परिपक्वता एक अधिगम के बीच अंतरक्रिया का सिद्धांत हमने कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड डेवलपमेंट परस्पर संबंध का सिद्धांत आपस में जो रिलेटेड है वो कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हेरिडिटी एनवायरनमेंट का, ये हम कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर हम ये भी कर चुके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट भी हम कर चुके हैं। तो यूनिक डेवलपमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा सीक्वेंस सेम रहता है, जैसे हमने सीक्वेंस में भी बोला, इंडिविजुअल रेट अलग हो सकता है लेकिन यूनिकनेस रहेगी। लेकिन हमेशा याद रखना यूनिकनेस रहेगी, कोई भी बंदा कोई भी जो डेवलपमेंट होगा वो यूनिक वे में ही होगा, अपना एक अलग वो रहेगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूजफुलनेस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन। अब जो हम ये चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसको एजुकेशन में आप लोग एक शिक्षक के रूप में इसको कैसे यूज कर सकते हो, मेन चीज तो यही है। कल को जब आप एक शिक्षक बन जाओगे तो आपके पास 40-50 बच्चा होगा, 70 बच्चा भी हो सकता है, और उस क्लास में आप इन चीजों को जो आप ये अब पढ़ रहे हो इसको कैसे अनुभव करोगे और किस तरह से उस अनुभव का इस्तेमाल आप उन बच्चों पे करोगे, ये हमें देखना है। तो देखते हैं यूजफुलनेस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन। सबसे पहले क्या काम करना है, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड बिहेवियर, बालक के व्यवहार को समझना। देखिए
चाइल्ड डेवलपमेंट का जो बच्चा अच्छे से डेवलप होगा तो उसका जो डेवलपमेंट चल रहा होगा आपको कहीं ना कहीं उसका व्यवहार बता देगा। यानी बच्चे का व्यवहार, वो चिड़चिड़ा तो नहीं है, ठीक है, वो सो तो नहीं रहा है पूरे दिन क्लास में, उसमें कोई ऐसी फिजिकल डिजीज तो नहीं है, उसमें कोई मेंटल दिक्कत तो नहीं है, बच्चा कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, ठीक है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, बच्चा अंडरवेट तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत सारी चीजें दर्शा सकता है, वो खुश है, दुखी है, ठीक है। अगर खुश बच्चा ही आगे चल के अच्छा पढ़ाई कर सकता है, यदि वो घर से ही दुखी रहेगा, उसका जो इमोशंस है वो बहुत डाउन रहेंगे, तो वो बच्चा आगे चल के बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो एक शिक्षक का सबसे पहला रोल क्या है? उसके बिहेवियर को समझना, बच्चे के बिहेवियर को समझना, ठीक। दूसरा देखिए, टू मेक टीचिंग मेथड इफेक्टिव। अब आपने जब अपना बिहेवियर समझ लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, आपको ये पता चल गया कि ये जो सामने बच्चा बैठा है मैं इसको बहुत अच्छे से समझ चुका हूं, तो आप अपना टीचिंग और टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? जब आपको ये नहीं पता था कि मैं इसको कैसे सिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को ये सिखा रहे थे कि बेटा देख 2 + 2 तो होते हैं 4, लेकिन जब आप कह रहे थे 4 - 2 कितना होगा, जब आप ये बात उस बच्चे को बता रहे थे तो वो रिवर्स नहीं कर पा रहा था, वो आप रिवर्स नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपने उस बच्चे को पूर्णतः समझ लिया कि इसकी क्या कमी है, तो आप कोई ना कोई अपना टीचिंग मेथड ऐसा लाओगे, पजल्स लाओगे या कोई मटेरियल लेके आओगे, टीचिंग मटेरियल, और उससे आप उसको एक एक्टिविटी करा के ये चीज़ समझा सकते हो कि 2 + 2 तो देख बेटा 4 होते हैं, तो रिवर्स में भी 2 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 2 ही आंसर आएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, टू मेक टीचिंग एंड टीचिंग मेथड इफेक्टिव, आप अपना टीचिंग मेथड को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो यदि आपको जड़ ही समझ में आ गई कि मेन जड़ कहाँ थी, खराब कहाँ था। टू मोटिवेट चिल्ड्रन टुवर्ड्स लर्निंग, ये भी है। जब बच्चे का, बालकों का आपको ये पता चल गया कि ये जो इसका फिजिकल डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है, किस दशा में जा रहा है, सबसे चीज इंपॉर्टेंट है दिशा और दशा। अगर बच्चे का डेवलपमेंट किस दिशा में और दशा में जा रहा है तो आप बहुत आराम से उसको मोटिवेट कर सकते हो कि भाई आप पढ़ाई करो, मोटिवेट बच्चे को बहुत आराम से कर लोगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में, बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। आप उसका एनवायरमेंट अच्छा कर दीजिए, एटलीस्ट स्कूल में ही कर दीजिए, आप उसको प्यार से बात कीजिए, थोड़ा बहुत प्यार दीजिए, तो हो सकता है बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट इम्प्रूव होने लग जाए। तो एक बार जब आपको बच्चे का डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा तो आप उसको इम्प्रूव भी कर लोगे। चलिए, डेवलपमेंट इन चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, बालक के व्यक्तित्व के विकास में, ठीक है, बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो, बच्चे का जो व्यक्तित्व है उसको आप अच्छा बना सकते हो, अच्छी नैतिक शिक्षा दे सकते हो कि भैया जाके घर पे जो है सबको नमस्ते कराकर या जो ग्रीटिंग दिया कर सबको कि जी या आदर किया कर बड़ों का, जिस भी समुदाय विशेष का बच्चा हो उसी प्रकार से वो रिएक्ट करे अपने घर जाके, एक अच्छे संस्कार उसके अंदर भरे जाएं, तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के कारण ही हम समझ पाएंगे, ठीक है। एजुकेशन में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बच्चे की मानसिक स्तर को समझ गए कि बच्चे का मानसिक स्तर कहाँ पर है, तो अब आप बड़े आराम से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देके, स्पेशल मेथड लगा के, स्पेशल क्लासेस लगा के आप उसको समझा सकते हो। देखिए, पूरी 40, 50, 60, 70 बच्चों की क्लास में जरूरी नहीं है सारे बच्चे एक ही IQ बुद्धि लब्धि के बैठे होंगे, कुछ बच्चे बिलो एवरेज भी बैठे होंगे, कुछ बच्चे एवरेज भी बैठे होंगे, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड भी बैठे होंगे। अब आप इन चीज़ों को सोचिए कि अगर आप एक ही तरह से रटाते जा रहे हो बच्चे को, एक ही तरह से पढ़ाते जा रहे हो, तो होगा क्या? बताइए, क्या बच्चा जो बेचारा बिलो एवरेज है वो समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप तो एक ही। तो आपको क्या करना है, पहले उन बच्चों को जानना है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि एक बार में नहीं समझ पाते, तो उन पे आपको स्पेशल फोकस करना है बाद में, एक बार समझाने के बाद, कि भाई इनको समझ में आया नहीं आया। तो ये एक टीचर का ही कर्तव्य है। तो अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स में बच्चा ऑटिज्म का शिकार भी हो सकता है, कोई मानसिक रोग भी हो सकता है, उसका IQ लेवल कम भी हो सकता है, वो भी हमें ही देखना है। यानी हमें डॉक्टरी नहीं करनी है, लेकिन हमें समझ आनी चाहिए कि बच्चा
इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए आगे अब बात करते हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा था यहाँ पर आपके सामने, देखिए दोस्तों, उसकी शुरुआत हम करते हैं। हमने आपको ये लिख के दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी। अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे, जब हम आगे डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या। जो माता पिता हैं, हम ये पिछली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कि माता पिता से हमें कुछ जीन्स मिलते हैं, ठीक है। वो जीन्स जो हैं हमारे जो है जब जन्म लेते हैं तो वो हमारे ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं, हमारी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लंबे बनेंगे, छोटे बनेंगे, मोटे बनेंगे, पतले बनेंगे, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी बुद्धि कितनी बढ़िया होगी, खराब होगी, अच्छी होगी, ये सब पहले से ही डिसाइड हो जाता है, स्थिर हो जाता है ये सारी चीजें। तो देख लेते हैं नोट्स दोस्तों, आपके पास हमारे दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध रहते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है देखिए कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएं, बाकी आप स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम लेते रहिए, जो हम समझा रहे हैं उसको नोट करते रहिए, और बाद में आप अपने एक बढ़िया से नोट्स बना के, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप अब सीडीपी में कुछ गलत नहीं करके आने वाले हो, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस को जो कराने का स्तर है वो आसान नहीं है। मैंने देखा बहुत से लोग इतने बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं कि बच्चे को लगता है ओवर कॉन्फिडेंस, अरे वाह मुझे तो सब कुछ आ गया। लेकिन जब सच्चाई का सामना होता है उस बच्चे का, आप में से बहुतों ने तो भुक्तभोगी होंगे, जब सच्चाई का सामना होता है तो वो क्वेश्चन एक भी काम नहीं आते। तो बच्चों, क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम आपकी ऐसी करा देंगे, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ ये सफिशिएंट नहीं है, मैं और ला के दूंगा अभी आपको, तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संचरण होता है, यह संचरण जीन्स के द्वारा होता है। तो ये बात आपको मेरी पिछली वीडियो में भी पता चल गई होगी। तो होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोशिकाएं केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं यही समझा देता हूं। देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा इस तरह से ये न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं कोशिकीय केंद्रक। तो ये केंद्रक हो गया, मान लीजिए केंद्रक। अब ये केंद्रक के अंदर जो है हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, धागे लायक शेप। तो जो इसके अंदर हमारे इस तरह से क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए, जो इस न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए। क्रोमोसोम्स हो गए, इनको हम गुणसूत्र बोल सकते हैं, धागे के समान होते हैं, बिल्कुल सिंपल धागा सा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, उस धागे के अंदर डीएनए होगा हमारा। तो आपने देखा होगा कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेंगे, ये बात समझिए, इस तरह से। तो ये जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ये अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिखाई देने लग जाएगा आपको। तो ये हो गए हमारे क्रोमोसोम्स, ये डीएनए। अब डीएनए के अंदर जीन्स कैसे होंगे, देखिए दोस्तों, जो डीएनए के अंदर होता है ऐसे करके, इस तरह से आधे आधे जेनेटिक्स में ये जीन्स होते हैं, आधे आधे मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूं, आधे ऐसे और आधे ऐसे, इस तरह से, ये आधे, ये देखिए, और आधे आप ये देखिए, इस तरह से। तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो ये पेयर ऑफ जीन्स, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी बन के आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आधे जीन्स हमारे पेरेंट्स यानी मदर की तरफ से आए, आधे जीन्स हमारे फादर की तरफ से आए। एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पे आपकी पिछली बार ली थी, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया देके हम आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल दी जाएगी, पिन कर दी जाएगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी समझ में आ गई होगी कि पेरेंट्स के द्वारा। तो ये स्थिर एक चीज है जो हमें मिल गई। जब आपको ये चीज मिल गई, अब आप पैदा हो गए, अब आपके रोल प्ले करता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको देखिए दिखा दिया दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था 22 पेयर जो होते हैं इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और 23वां पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और ये देखिए अलील्स बोलते हैं इनको, अलील्स जो है, और ये हमारे जीन्स हैं, जो इंफॉर्मेशन जीन्स पर रहती है, अलील्स। तो ये मैं आपको पिछली उसमें पूरा समझा चुका हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसको हम पिछली वीडियो आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, ये
छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं कि भाई अनुवांशिकता या वंश परंपरा के नियम तथा उसके महत्व, यानी जो हमारा लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हो आप इसे, लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, आप इसको लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमने कवर कर दिया क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं ये पूछ सकता है, वो अंदर की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का मतलब है कि हम अपने माँ बाप से रिजेंबल करते हैं, यानी जो जीन्स हमें प्राप्त हुए। देखिए ऐसा होता है कि ये सब प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकताएं हैं। प्रायिकताएं का मतलब है चांसेस हैं। चांसेस, किसी के चांसेस प्रबल हो सकते हैं, जिसके चांसेस प्रबल होंगे वो चीज ज्यादा होगी। जैसे मान लो दो माँ बाप हैं तीव्र बुद्धि के, एकदम तीव्र बुद्धि के, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उनकी संतान तीव्र बुद्धि ही होगी, लेकिन ऐसा कहीं इस पूरी दुनिया में नहीं लिखा गया कि उनकी संतान मंद बुद्धि नहीं हो सकती। ये बात मेरी आप दोबारा सुन लीजिए। दो माँ बाप हैं जो कि बहुत अच्छे तीव्र बुद्धि के हैं, तो ज्यादातर चांसेस हैं, ज्यादातर प्रायिकता है कि उनके बच्चे जो हैं तीव्र बुद्धि ही पैदा होंगे, लेकिन कम चांसेस तो हैं, लेकिन चांसेस हैं कि उनके बच्चे मंद बुद्धि भी पैदा हो जाएं। तो ये बात हम चांसेस पे ही वर्क करते हैं। चलिए, तो समानता का नियम क्या है कि लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, कि भाई जैसे मान लीजिए जो माता पिता हैं वैसे ही रिजेम्बलेंस बच्चा करता है, तो ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, और ये ऐसा होता भी है। ठीक है, तो देख लीजिए सोरेनसन ने क्या बोला है, बुद्धि माता पिता के बच्चे, यानी जो बुद्धिमान माता पिता होंगे उनके बच्चे ज्यादातर, साधारणतः लिखा है इन्हें, ठीक है ना, यानी बच्चे बुद्धिमान, और साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यह नियम अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक लाइन बोल दी, चांसेस, हमेशा नहीं होगा। इसने तो हमेशा के लिए बोल दिया कि जी ऐसा होगा, नहीं, चांसेस होंगे ज्यादा होने के। जो माता पिता तीव्र बुद्धि हैं उनके चांसेस बढ़ गए कि उनका संतान जो है वो तीव्र बुद्धि होगी ही होगी, तो चांसेस है, हो सकता है। देखो एक आइडिया बता रहा हूं, लेकिन ये रट मत लेना कि 90% संतान जो है तीव्र बुद्धि हो, और 10% हो सकता है संतान जो है क्या हो, मंद बुद्धि। यानी 100 संतान होती है तो 90 तीव्र बुद्धि निकलेंगी और 10 मंद बुद्धि, ऐसा हो सकता है, ये चांसेस है, लेकिन ये कहीं रिकॉर्ड नहीं है। चलिए, यह नियम भी अपूर्ण है क्योंकि प्राय देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी होती है, मंदबुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। अब देखिए ये होता कैसे है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई ये बोल दिया ये बच्चा अपने दादाजी पे चला गया, ये बुआ पे चला गया। ऐसा क्या हुआ कि जो माँ बाप के जीन्स थे वो नहीं आके दादा के आए या बुआ के आ गए। देखिए जब क्या होता है, जब वंश में जो हेरिडिटी के जीन्स हैं, वो जीन्स जब 22 ऑटोजोम्स पिताजी के पास जो हैं, उनमें से सारे उन पिताजी के उस समय डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट का मतलब है, हो सकता है पिताजी की आंखों का रंग भूरा हो, लेकिन पिताजी के पास काली आंखों के रंग वाले जीन्स भी हों। क्यों? वो उनके दादाजी के पास से आए हों, लेकिन वो उस समय डोमिनेंट ना हो। डोमिनेंट का मतलब, देखिए जब दो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इस चीज को ऐसे समझिए, दो इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, एक तो है ये तो है जी आंखों का रंग काला, ये वाली इंफॉर्मेशन है आंखों का रंग भूरा, आंखों का रंग भूरा, समझ गए जी, भूरा जी, भूरा, ठीक है, आंखों का रंग काला, आंखों का रंग भूरा। अब मान लीजिए आपके पिताजी, वो बच्चा है, उसके पिताजी का जो रंग आंखों का रंग था वो काला था, लेकिन भूरे वाले जीन्स मौजूद थे, और वो जो है उसके बच्चे में भी गए, उसके बच्चे में भी ऐसा ही हुआ, उसके जो आंखों का रंग था वो काला हुआ, लेकिन वो भूरे वाले जीन्स पड़े रह गए। अब उसके आगे संतान हुई, यानी पोता हुआ इनके, जिनका रंग ये वाली बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके ये वाले जीन्स डोमिनेंट हो जाएं, तो उसका जो आंखों का रंग है वो भूरा हो जाए। तो अब वो कह देंगे जी दादाजी पे चला गया, क्या बोल देंगे, दादाजी पे चला गया, क्योंकि पापा के तो नहीं थे। तो एक सक्रिय और निष्क्रिय भी पड़े रहते हैं ये जीन्स, और वो कब सक्रिय हो जाए हमें पता नहीं चलता। आप वीडियो देखना, मैंने आपको एक कलर ब्लाइंड, यानी जो इसको रंग नहीं दिखते उसके बारे में बताया, कैसे ये आगे बढ़ते हैं। वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, इसमें पिछली वीडियो आप देखिएगा। तो ये अपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं, रिजेम्बलेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन,
ठीक है, प्रत्यागमन का नियम, ठीक है, विपरीत गुण पाए जाएंगे। नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। सोरेनसन ने फिर कहा, बहुत प्रतिभाशाली माँ बाप के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माँ बाप में बच्चों में कम निम्न प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। हो सकता है, हमने बोला चांसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे एक स्टेटमेंट ने सारे लॉ आपके ठीक कर दिए कि भाई चांसेस हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बड़े आराम से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तभी तो देखा है कि सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है, हो सकता है वो इतना महान प्लेयर ना बने, ठीक है, या हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत तगड़ा प्लेयर है तो उसका बेटा जो है बहुत अच्छा प्लेयर, क्या पता हीरो बन जाए, क्या पता टीचर बन जाए, कुछ भी बन सकता है, जरूरी नहीं है उसमें वो महान बने ही बने। तो ये हमारी रिग्रेशन है, भिन्नता का नियम, बिल्कुल समान ना होकर एकदम विपरीत, एकदम विपरीत, यानी दोनों का रंग जो है वो बिल्कुल, मान लीजिए दो माँ बाप का रंग, आंखों का रंग भूरा और बच्चे का एकदम नीला निकल गया, एकदम विपरीत, कोई अलग, सब कुछ भिन्न, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने बोला सब प्रायिकता का खेल है, ठीक। तो ये भी आपका आ गया तीसरा लॉ, भिन्नता का नियम, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आया वातावरण का प्रभाव, एनवायरमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनवायरमेंट। ये हमारे पेन का रंग पता नहीं क्या जादू सा हो जाता है, कभी लाल और कभी काला, ये समझ में नहीं आई। ये वाला काला सिलेक्ट कर, लाल सिलेक्ट कर रखा है, ये वाला काला, इसी पे लाल भी चल जाता है, कोई बात नहीं। चलो चलिए, इसमें तो ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। वातावरण का मतलब क्या, एनवायरमेंट, मैं आपको बता चुका, एनवायरमेंट पे कैसे डिपेंड कर सकता है। भाई एक बार बताओ, बच्चा बेचारा एवरेज माइंड, बिलो एवरेज माइंड है, लेकिन उसे मिल गए आईएएस माँ बाप, दोनों गोद ले लिया बच्चे को, अब उसे दिन रात एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं। समझिए एनवायरमेंट कैसे है। देखिए, एक बेचारा अनाथालय का बच्चा, जो कि हम मान सकते हैं कि उसकी हेरिडिटी में माँ बाप उसके शायद इतने अच्छे बुद्धि के ना रहे हों, मंद बुद्धि के रहे हों, तो उसके अंदर जो जीन्स आए वो भी मंद बुद्धि आ गए, हम ये भी चांसेस मान रहे हैं। अब उन्हें एक माँ बाप, जो आईएएस माँ बाप थे, उन्होंने गोद ले लिया। जब उन्होंने उसको गोद ले लिया तो अब आप समझिए कि उनकी हेरिडिटी तो उसमें आई नहीं, तो आया क्या उनकी वजह से, वातावरण। अब वो वातावरण को कैसे बदल सकते हैं, हम उसमें देखते हैं। देखिए, माँ बाप ने उनको अच्छा भोजन कराया बच्चे को, अच्छा जब उसको न्यूट्रिशन फूड देंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जब उसको मिलेंगे तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी डेवलप होगी, यानी फिजिकल डेवलपमेंट तो ब्रेन, आईज, ईयर्स उसके बहुत अच्छे डेवलप होते जा रहे हैं। तो पहला डेवलपमेंट तो उसका वहाँ से अच्छा हुआ। दूसरा, अच्छे स्कूल में भेजा, ठीक है, तो वहाँ पर उसको एक अच्छा वातावरण मिला, भाषा भी उसकी इंग्लिश वाली रही, माता पिता इंग्लिश भी बोल रहे थे, हिंदी भी बोल रहे थे, मातृभाषा में बात कर रहे थे, सेकेंड लैंग्वेज में, उसे 2 भाषाओं का ज्ञान भी हो गया 4 साल तक होते होते। एनवायरनमेंट में 2 चीज़ आ गई, बच्चे को अच्छा खाना मिल रहा है, दूसरा भाषा का ज्ञान, 2 भाषाओं का ज्ञान, वो भी बहुत अच्छा, फ्लुएंट। तीसरी बात आई, अब उसको एक बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया गया, जो कि खुद जो है बहुत अच्छा स्कूल रहा हो, क्योंकि उनको आर्थिक तो कोई तंगी है ही नहीं। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ अच्छी चीज़ें सीख रहा है, प्लस जो घर का वातावरण है, जो घर में लोग हैं, वो बच्चा क्या देख रहा है, सारे पुलिस, ठीक है, आईएएस, आईपीएस आसपास घूम रहे हैं, बातचीतें हो रही हैं, सब पढ़ाई लिखाई की या बात देश की कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो चोर उचक की बात कर रहा हो। तो बच्चे के माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी ही जाए जा रही है हमेशा, बात समझ रहे हैं आप, एक पॉजिटिव नेचर बच्चे के अंदर जा रहा है, नहीं उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। तो ऐसा बच्चा जिसकी हेरिडिटी कमजोर रह गई हो, एनवायरनमेंट के कारण ब्रिलियंट बन सकता है। यही इस चैप्टर को, यही एक शिक्षक को पढ़ाने का मेन उद्देश्य है ये चैप्टर, कि आपको वो एवरेज माइंड बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देके अच्छा बच्चा बना देना है, और इसी पे ही क्वेश्चन आधारित आएगा, पक्का है ये बात। तो ये बात जब आप समझ गए तो कोई टेंशन नहीं होगी। ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, आप जो है इसको देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से प्रभावित होता है। तो इसमें क्या है, जल, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल, ये सब तो आ गए।
और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सारे चीजें भी इसके अंदर आ जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ये हमने एनवायरनमेंट के रोल लेके आए हैं हम। पर्यावरण का मनुष्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसका असर उसके जन्म से शुरू होता है और लगभग मृत्यु तक चलता है। और वही जन्म से शुरू हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, और मृत्यु तक अब वो चलता रहेगा। तो देखिए प्रमुख क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अब हम वही एग्जाम्पल से सोचेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। एक बच्चा गोद लिया गया आईएएस माँ बाप द्वारा, अब उससे सोचते रहिए मानसिक विकास पर, ऑन मेंटल डेवलपमेंट, क्या उस एनवायरनमेंट का फर्क उसके मेंटल डेवलपमेंट में पड़ा? बिल्कुल पड़ा। क्यों पड़ा? अच्छी डाइट मिली प्लस एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिला। शारीरिक विकास पर पड़ा या नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। बताइए क्यों पड़ा उस बच्चे पर प्रभाव? क्योंकि उसको उसका जो डाइट थी वो बहुत अच्छी रही, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ब्रिलियंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऑन इंटेलिजेंस, इनहेरिटेड उसकी बुद्धि कैसी थी? कमजोर। जो हेरिडिटी की बुद्धि थी, इनहेरिटेड बोलते हैं उसको, हेरिडिटी द्वारा जो बुद्धि प्राप्त की गई वो मंद बुद्धि था बच्चा। हम ये मान के चल रहे हैं, देखो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रायिकता ही तो है, तो मैंने मान लिया कि वो मंद बुद्धि था। लेकिन जब वो अच्छे एनवायरनमेंट में आया तो उसकी बुद्धि पर एक पॉजिटिव रोल पड़ा, यानी एक पॉजिटिव रोल प्ले किया उस एनवायरनमेंट ने, और वो एक अच्छी इंटेलिजेंस उसके अंदर डेवलप होने लग गई। चलिए स्वास्थ्य, एकदम बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, रेगुलर चेकअप होगा उस बच्चे का। ऐसा नहीं है कि अगर आर्थिक तंगी के कारण हो सकता है उसका कभी चेकअप ही ना होता, कोई बीमारी पनपती रहती है उसके अंदर जो उसकी विकास में बाधा थी, अस्थमा था उसके अंदर या कोई और प्रॉब्लम थी, कुपोषण का शिकार था वो, ऐसा ही इस केस में बच्चे के में एनवायरनमेंट अच्छा है तो कभी नहीं होगा। चलिए पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा मेंटली खुश है उसकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद बहुत बढ़िया होती चली जाएगी। देखिए पर्सनैलिटी को आप कभी भी ये मत समझना जूते अच्छे पहन लिए बच्चा ऐसे खड़ा हो गया बाबूजी बन के, ये पर्सनैलिटी नहीं होती है। पर्सनैलिटी आपका व्यक्तित्व, आप सामने वाले पे क्या छाप छोड़ रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी है। हम आजकल पहनते हैं कोट पैंट टाई पैंट पहन लिया, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, क्या पर्सनैलिटी, या जिम में चला गया तो बोल दिया क्या पर्सनैलिटी, अरे वो पर्सनैलिटी की बात नहीं चल रही। व्यक्तित्व का मतलब हो गया कि आप सामने वाले पे अपनी बातों से क्या चीजें छोड़ के जा रहे हो, दैट इज योर पर्सनैलिटी। आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या, यानी बॉडी की लैंग्वेज कैसी है, आप जब बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट रख रहे हो नहीं रख रहे हो, ये आता है पर्सनैलिटी के अंदर। आपका जो है हैंड्स मोशन कैसे हैं, ठीक, ये सब चीजें पर्सनैलिटी के पार्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जब उसकी लर्निंग भी बढ़ रही है, उसके जो सिचुएशंस हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बात आप समझ चुके होंगे। लैंग्वेज तो मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट तो आपको उस एग्जाम्पल से देखिए दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब सामाजिक सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी, समायोजन क्षमता। समायोजन क्षमता का मतलब उसकी एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, बच्चा एडजस्टिंग नेचर का बन जाएगा। तो जहां ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, यही एक फर्क है अच्छे और बुरे एनवायरनमेंट का। और यही वो मंदबुद्धि बच्चा यदि एडॉप्ट करके कोई चोर ले जाता, ठीक है, वो उसको क्या बनाता, उसका एनवायरनमेंट सोच लो, और ये सारे नेगेटिव पॉइंट हो जाते। फिर वो उसको ढंग से खाना दे पाता नहीं दे पाता, वो उसको अच्छे स्कूल में भेजता नहीं भेजता, लैंग्वेज टपोरी वाली सिखा देता, इंग्लिश हिंदी सिखाता नहीं सिखाता, अपनी अलग ही टपोरी लैंग्वेज सिखा देता। तो अब आप उन पॉइंट्स को सोच लो, बहुत अच्छे से आपके पॉइंट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे, ये मान लीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा मूल मंत्र है इसका, कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी तो आजकल स्कूल में क्या होता है, माँ बाप, ये बोलते हैं ना माँ बाप को क्यों बुलाया जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों होती है, ठीक है, ये जरूरी क्यों हो गया है आज के जमाने में? क्योंकि एनवायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा हो गया है। हेरिडिटी तो आपको पता है कि ये तो स्थिर है, उसके बाद जो रोल आया वो एनवायरमेंट का आया, आप उसमें सुधार माँ बाप और टीचर मिलके कर सकते हैं। इसलिए टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है माँ बाप के साथ। आवश्यक ज्ञान होना आवश्यक है, बाल विकास की दृष्टि से दोनों तत्वों का समान महत्व है, किसी एक तत्व को प्रधानता नहीं दी जा सकती। इस लाइन से कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान रखना।
इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी है, कोई प्राइमरी नहीं है, कोई सेकेंडरी नहीं है, एक को गौण मानो एक को प्राइमरी मानो, ऐसा मत कर देना। देखिए यहीं से मैं बता रहा हूं आपको, एक एक लाइन जो हमारी लिखी हुई होती है वहां से क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। एक एक लाइन एकदम कंटेंट बिल्कुल ऐसा निचोड़ के लाते हैं आपके लिए, टेंशन फ्री। चलिए अब कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार इस प्रभाव का वर्णन हेरिडिटी वाले का। देखिए मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं, ठीक है। इनके आधार पर इन्हें सिद्ध किया गया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये केवल हेरिडिटी वाले फैक्टर हैं, एनवायरमेंट के फैक्टर उन्होंने नहीं देखे, ये केवल हेरिडिटी के फैक्टर हैं। हेरिडिटी के आधार पर वो अपनी बात कर रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा। यानी बच्चे के जन्म होने पे एनवायरमेंट फैक्टर से तो बच्चा अच्छा हो सकता है, उसका रोल इन्होंने नहीं पढ़ा अभी। इन्होंने केवल जो पढ़ा है वो ये पढ़ा कि बच्चे के हेरिडिटी की वजह से क्या प्रभाव पड़ा। और ये भी इनका जो इन्होंने पढ़ा है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, कुछ चंद लोग, 1000 लोग, 1000 लोगों पे रिसर्च है इनकी। तो कहीं ना कहीं ये लॉ तो बिल्कुल मत मानना, और इससे जो आपको सूचनाएं मिल रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, इतने फैक्टफुल नहीं है। लेकिन मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है, कई बार वो ये पूछ लेता है कि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव कार्ल किसने दिया हेरिडिटी पे, तो हमें बस ये वर्ड याद रखना चाहिए, कार्ल पियर्सन ने दिया है जी। क्योंकि ये लॉ कहीं ऐसा नहीं है कि किसी रिसर्च पेपर में छप गए हों और हम आपको रिसर्च पेपर ला के दिखा दें और कह दें जी ये लो सच्चाई मान लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव जो है वो कार्ल पियर्सन ने कुछ शोध करी अपनी, और कुछ लोगों पे, कुछ समूह पे शोध करके उसने एक शारीरिक लक्षणों का प्रभाव दिया। उसने यह कहा, का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम या अधिक होगी। तो ये चांसेस उसने दिए, लेकिन हमने आपको एक लाइन में बोल दिया इसका कि चांसेस सबसे ज़्यादा इसके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ ऐसी नहीं होगी। तो ये बात अब आप समझ गए होंगे कि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव किसने दिया था जी, कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। शारीरिक लक्षण, कार्ल से याद रखना, काले से शारीरिक, ठीक है, शरीर काला, कार्ल पियर्सन याद हो जाएगा आपको बड़े आराम से, ठीक है। व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव किसने दिया था, व्यवसाय का मतलब किसी का व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब पानी गर्म करना, भैया उसका पानी गर्म करने का व्यवसाय है, भट्टियां हैं इसकी, कैटल, कैटल ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। शारीरिक का मतलब होगा काला, कार्ल पियर्सन। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव कैटल ने दिया था, ठीक है। तो आप इसको बड़े आराम से व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव कर सकते हैं। इसमें यह है कि उन्होंने ये रिसर्च करी कि जो पेरेंट्स का व्यवसाय बहुत अच्छा था, मान लो जज थे या साइंटिस्ट थे, कुछ 800 साइंटिस्ट पे रिसर्च करी गई, तो उन्होंने देखा सभी के व्यवसाय बहुत योग्य रहे, किसी ने भी व्यवसाय बुरा वाला नहीं करा। तो इस तरह की कोई रिसर्च करी गई थी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ये वर्ड याद रखना है। चरित्र का प्रभाव, चरित्र डगमगा गया, बोलते ना चरित्र डगमगा गया, ठीक है, वही उसका चरित्र डगमगा गया, इसका मतलब डगडेल, याद रहेगा। तो चलिए, शारीरिक लक्षण का मतलब काला शरीर, शारीरिक, कार्ल पियर्सन याद हो जाएगा, ठीक है। व्यवसायिक योग्यता, व्यवसायिक क्या, भट्टी, पानी गर्म कर रहा था, कैटल, ठीक। चरित्र पर प्रभाव, चरित्र डगमगा गया, डगडेल। तो डगडेल ने क्या बताया, यह मत है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, हो सकती है, ये सब रिसर्च पे है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ऐसा चांसेस होते हैं, ये इन्होंने सब रिसर्च करके बताए हैं कुछ 1000-100 लोगों पर, ये यूनिवर्सल सच्चाई नहीं है। फिर मैं आपको बोल देता हूं, चलिए वृद्धि का, ठीक है भाई, कहता है वृद्धि, वृद्धि को कैसे जोड़ोगे, वृद्धि गोडे से, गोडार्ड, ठीक है, वृद्धि, गोड़ा सूझ गया, वृद्धि हो गई, गोडार्ड। याद रखने का तरीका, कुछ भी करो अगड़म झगड़म याद करो, बस हमारा मेन मोटिव है कि आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो समझ में तो आपको आ ही गया होगा, अब हम याद भी करा देंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। तो वृद्धि का प्रभाव, ठीक है, तो क्या है, यह मत है कि मंद बुद्धि माता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। तो ये हमारा वृद्धि का प्रभाव हो गया, जो कि गोडार्ड ने दिया था, ठीक। तो इसने कुछ एक कैलियक नामक सैनिक था, उस पर रिसर्च करी थी
और मेरे हिसाब से जो मुझे ध्यान आ रहा है इसने ये करा था कि 400 कुछ जो वो थे वो ऐसा था कि चरित्रहीन स्त्री ली थी, तो उनकी जो संतानें थी वो बहुत खराब निकली थी, और फिर 400 कुछ बहुत अच्छी स्त्रियां ली, उनकी संतानें बहुत अच्छी निकली। इस तरह की रिसर्च थी और तब इसने वृद्धि पर प्रभाव गोडार्ड ने दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल शक्तियों पर प्रभाव थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने तो मूल शक्तियां थॉर्नडाइक, ठीक है, मूल शक्तियां आपको याद रहेंगी थॉर्नडाइक से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रजाति की श्रेष्ठता पर। ठीक है, तो प्रजाति की श्रेष्ठता का क्लिनबर्ग ने दिया था। ठीक है, क्लिनबर्ग ने प्रजाति की विशेषता का दिया था। इसको मैं याद करा देता हूं। क्लिनबर्ग ने क्या करा था, इसने अमेरिका में रिसर्च करी थी और अपनी रिसर्च में ये बोल दिया था कि जो श्वेत और अश्वेत आप जानते हो, जो श्वेत लोग हैं वो अश्वेत लोगों से ज्यादा, तभी तो इन्होंने बोला प्रजाति की श्रेष्ठता, श्रेष्ठ होते हैं, ये बोला था। हालांकि ये सिद्ध नहीं है, बस लेकिन इसने जितने लोगों पे रिसर्च करी उसमें ये बोल दिया गया कि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा इन महाराज ने बोल दिया था। आप भूलोगे से कभी? अब नहीं भूलोगे। ठीक है, क्लिनबर्ग ने बोला था ये बात, ध्यान रखना इस चीज का, और सिलेक्शन लेके बदला ले लो इससे। काले लोगों की बुराई कर रहा था ये। चलिए, महानता पर प्रभाव, ये गाल्टन ने दिया था। गाल्टन ने महानता पर प्रभाव दिया था। उसने ये कहा था कि भाई ये देखा गया है कि बच्चा जो है, मान लो जिसकी जज है माँ बाप, तो वो बच्चा महान, यानी महान बाप बच्चों का, महान पेरेंट्स का बच्चा महान ही बनने के चांस ज़्यादा हैं, वो जज ही बन सकता है। आईपीएस आईएएस के माँ बच्चे आईपीएस आईएएस बन सकते हैं। तो ये इसने महानता का प्रभाव गाल्टन ने दिया था। तो चलिए दोस्तों, आपको कुल मिला के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपको फिर बता देता हूं। क्वेश्चन में इजी भी बहुत करा सकता था आपको, लेकिन एक भी क्वेश्चन में इजी नहीं लेके आया हूं, लेकिन आपको ये इजी लगेंगे जब आपको समझ में आ गई होगी चीजें। फिर मेरी सीटेट वाली बात याद रखना, मोस्ट नेगेटिव, जो लीस्ट नेगेटिव, सबसे कम नेगेटिव वो देखना है, जो सबसे पॉजिटिव वो देखना है। आपका सीटेट क्लियर जाइए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इस नहीं पे गोला लगा दो पहले ही, पहले विकास के सिद्धांत नहीं है, तो बाकी सारे तो होंगे, एक नहीं होगा। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यानी डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ग्रेजुअल। ठीक है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। इवोल्यूशन अकर ग्रेजुअली ओवर टाइम। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। द एग्जैक्ट पेस एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट। तो देखिए, मुझे ये बिल्कुल सही बात लग रही है। ऐसा सिद्धांत होता है तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये बात भी मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं आ रही। व्यक्ति अलग अलग गति के प्रकार से विकास करते हैं, इसमें भी डाउट हुआ मुझे। इसमें क्यों डाउट हुआ मैं आपको बता रहा हूं। विकास की सटीक गति, अरे जन्म के साथ आप डेवलपमेंट कैसे बता सकते हो, जबकि डेवलपमेंट तो डिपेंड करता है हेरिडिटी पे और एनवायरमेंट पे। आप केवल हेरिडिटी के आधार पे कैसे बता सकते हो डेवलपमेंट सटीक तरीके से होगी? अब तुम कोई बाबा तो हो नहीं तो चमत्कार करोगे और बता दोगे हाँ बच्चा जा तू आईपीएस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एनवायरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी बताने में बच्चे की एग्जैक्ट डेवलपमेंट। तो यहां विकास का सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय नहीं निर्धारित हो सकती, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट का फैक्टर आप खा गए, एनवायरमेंट का फैक्टर आप खा गए। तो एनवायरमेंट भी जोड़ देना, इसका मतलब ये इसका नहीं है, ऑप्शन यही है। चलिए समझ में आ गया होगा दोस्तों, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फिर मैंने दे दिया, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सीटेट, यूपीटेट, रीट वगैरह के आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, तो कहीं भी ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं, सब आए हुए हैं, तो इसका मतलब है तो इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फिर ढूंढते हैं अपना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चलिए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सही सही लग रहा है। सभी विकास परिपक्व तथा, ये क्या होता है परिपक्व, ये थोड़ा लिखने में ना मंगल फॉन्ट में जब हम टाइप करवा रहे होते हैं
तो ये दिक्कतें बन जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें तो समझ में आ ही रही होंगी, तो ये दिक्कत आप जो है समझ जाइएगा और आगे बढ़िएगा। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम है। इंग्लिश में देखिए, जब मैं फंस जाता हूँ तो मैं इंग्लिश में जरूर पढ़ लेता हूँ, कई बार इंग्लिश में लैंग्वेज बहुत आसान होती है। ऑल डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। मुझे ये भी सही सही लग रहा है अभी तक तो। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट द सेम रेट। ठीक है, और इसमें मुझे डाउट हुआ तो मैं इस पर डाउट लगा लेता हूं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस। अब दोस्तों यहां प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, मुझे इस पर डाउट है, क्योंकि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट द सेम रेट। ये तो हो ही नहीं सकता कि सेम रेट से सभी लोग आगे बढ़ें। ऑप्शन आगे बढ़ाओ, चलते बनो। चलिए, इसमें से कौन सा सिद्धांत है, यहां पर है पे लगा दो गोला कि कौन सा सिद्धांत है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। चलिए, अब इसमें से बाल विकास का सिद्धांत देख लेते हैं। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच, ठीक है, अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। एक बार इंग्लिश और पढ़ लूं। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। सही सही लग रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू, ये तो मुझे बिल्कुल सही सही लग रहा है ना, पहला ही ऑप्शन सही लग गया है, तो मामला गड़बड़ हो गया। चलो आगे के देखते हैं, नेगेटिव होने चाहिए सारे। डेवलपमेंट कैन करेक्टली प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ ईच चाइल्ड। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है? नहीं लगा सकता जी, बिल्कुल। अनुभव विकास का एकमात्र? नहीं, बिल्कुल नहीं है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा, अरे तो बहुत नेगेटिव लाइन है, इससे तो बचो। तो ये लाइन तो पहले ही काट देना, तो हमें ऑप्शन हमारा मिल गया, ये रहा। तो देखिए दोस्तों, आपके वो जो प्रिंसिपल्स हैं वहां भी नहीं थे, उसके बाद भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए और आपने अपना क्वेश्चन अपनी बुद्धि के हिसाब से आप सही लगा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है जो रटंत विद्या हो, रोट मेमोरी हो, वही चले। आपका आईक्यू भी चलेगा। आपके जो समझी हुई चीजें हैं, समझने पे बच्चों बहुत ज्यादा फोकस करिए। चलिए, बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखते टिक करोगे अब आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी? 50-50% का तो योगदान मैंने पहली बार ही मना कर दिया था आपको, ठीक है, कि भाई 50%। समवयस्कों और पितरेक जीन्स के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, इस पर भी छोड़ देते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भैया, क्यों नहीं होते, ठीक है। हेरिडिटी एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, ये तो हम पढ़ा ही रहे हैं चैप्टर, तो ये वाला ऑप्शन तो हटाओ। इनेट प्रीडिस्पोजिशन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट व्हाइल हेरिडिटी इज नेसेसरी फॉर एक्चुअल डेवलपमेंट। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास, ये बिल्कुल गलत है। तो देखो, अगर ऑड वन आउट करोगे तो मेरा आंसर तो मुझे मिल चुका है, लेकिन आंसर मुझे अब भी समझ में नहीं आया। बताइए, बात समझ आई? आंसर तो मुझे मिल चुका है, ठीक है, लेकिन आंसर मुझे समझ में नहीं आया, सही बताऊं तो। अब जब मैं समझने की कोशिश करता हूं तो उसको देखते हैं। देखिए, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट एंड पैटर्नल लीनिएजेस, लीनिएजेस का मतलब यहां पर जीन्स है, इज नॉट एडिटिव। समवयस्कों और पितरेक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। यहां पर क्या है, वो कह रहा है कि जुड़ता नहीं है, योगात्मक नहीं होता, ठीक है ना। में से कौन सा सत्य है? तो हम ये तो कंफर्म कह ही नहीं सकते कि भाई ये जुड़ के, यानी एग्जैक्ट ये प्लस ये बना है। हर चीज में इसमें आइडिया ही तो है। आप ये समझिए ना, जो जीन्स वगैरह हैं, ये कोई जोड़ तो है ही नहीं कि इसका जोड़ इसका जोड़, ये तो कंट्रीब्यूशन है कि ये पैटर्न है, एक तरह से चांसेस हैं, तो जोड़ नहीं है। तो मैंने यहां से पढ़ा योगात्मक, तो ये बिल्कुल मेरा सही ऑप्शन है, एक तरह से जोड़ नहीं है। चलिए, मानव जाति में वह कौन सा, ये फिर थोड़ा सा व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता के बात को बताते हैं। What are the determinants of individual difference in human race which can explain the diversity of, विभिन्नता कौन बता रहा है, ठीक है, कौन बताएगा? अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया। सीधी सीधी बात है, मोस्ट पॉजिटिव आंसर यही है, आप खुद देख लीजिए। अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सबसे बढ़िया आंसर तुरंत दिख गया। तो देखिए, क्वेश्चन टफ है, कोई नहीं कराएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं।
टफ क्वेश्चन से दुनिया बचती है, लेकिन ये करो, यही आने वाले हैं, यही IQ डेवलप करेंगे आगे चल के। चलिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, ठीक है, वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका व्यक्तित्व एवं बुद्धि में, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की यानी हेरिडिटी की। हमारी पर्सनैलिटी में और हमारी इंटेलिजेंस में हमारी हेरिडिटी की कोई भूमिका है या नहीं है? वो कह रहा है नाम मात्र भूमिका है। क्यों नहीं है भैया, हमारी बहुत ज्यादा भूमिका हेरिडिटी की, महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है, यही मिल गया। लेकिन सारे पढ़ने का आपको पढ़ने चाहिए। अपूर्वानुमेय भूमिका है, अनप्रेडिक्टिव नहीं, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, समझ गए, ठीक है, अनप्रेडिक्टिव नहीं है। आकर्षक भूमिका, अनुमान तो लगा ही सकते हैं, आकर्षक क्या वर्ड है, मेरी तो समझ में आया नहीं, तो महत्वपूर्ण ज्यादा बढ़िया है, महत्वपूर्ण बोल दीजिए। चलिए दोस्तों, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अब देखिए, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं ये क्वेश्चन तो, कि क्या माना जाता है, गौण तो बिल्कुल नहीं माना जाता, ठीक है, डायनामिक गत्यात्मक स्थिर माना जाता है, स्थिर। हेरिडिटी जो एक बार आ गई वो स्थिर है, स्थिर रहेगी, समझ गए। तो ये हमारा स्थिर, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, ये वर्ड मैंने जो बोला है आपको अगर ध्यान रहा होगा, नहीं तो वीडियो प्लेबैक करके देखना एक बार, कई बार बोला है, वहां से क्वेश्चन बन गया है, देखिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए दोस्तों, हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। हो सकता है इस कंटेंट को अगर आप पढ़ें तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% श्योर है, और कंटेंट भी इतना स्क्वीज करके आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं कि जो फालतू की किताबें आप रट रहे हो, पढ़ रहे हो, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आपके यहाँ से सारे बन जाएंगे बड़े आराम से। बस हमारा एक ही वो है, यदि आपका साथ मिलता रहेगा। अब आपका साथ हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मिल रहा है? हमें सब्सक्रिप्शन बढ़ने पे हमें तुरंत पता लगता रहेगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और भी जोड़ने को तैयार हैं, जैसे जैसे आप शेयर करोगे। तो जब वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बोलिए जो तैयारी कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आएँ, और बहुत जल्दी ही आपको एक बहुत अच्छे स्थान पे टीचर बना दें, और या जो भी आपका उद्देश्य हो उसे हम पूरा करा दें। तो इसी के साथ मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अगली वीडियो के लिए हम बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।